आरोग्य सेतु 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आ, जिसका मतलब होता है विदाउट। दूसरा रोग्य, जिसका मतलब होता है डिजीज। और तीसरा सेतु, जिसका मतलब होता है ब्रिज। मतलब एक ऐसा सेतु या ब्रिज जो आपको कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जानकारी देकर उनसे सतर्कता पूर्वक अलग होने में मदद करता है। अब हम इस ऐप के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020। इसे डेवलप किया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। पर्पस: इसे डेवलप करने का मेन पर्पस था एसेंशियल हेल्थ सर्विस, यानी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सभी भारतवासी एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सके और सतर्क रह सके। ये काम कैसे करता है? हाउ डज इट वर्क? जो भी इस ऐप का यूजर है उसे ऐसे किसी भी खतरे या रिस्क के लिए इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है। साथ ही साथ कोविड-19 के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और रेलेवेंट एडवाइजरी, यानी आपको डूज एंड डोंट की लिस्ट बताता है। मतलब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऐप भी माना गया है क्योंकि इसके 50 मिलियन यूजर्स 13 दिनों में ही हो गए थे। 100 मिलियन यूजर्स 13 मई 2020 तक हो गए थे। 26 मई 2020 के नोटिफिकेशन के हिसाब से कुल 114 मिलियन लोग इसके यूजर बन चुके थे। इस ऐप के रिस्पॉन्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला डेमोग्राफिक डेटा, दूसरा कॉन्टैक्ट डेटा, तीसरा सेल्फ असेसमेंट डेटा और चौथा लोकेशन डेटा। डेमोग्राफिक डेटा हमें बताता है किसी के नाम, नंबर, एज, जेंडर, प्रोफेशन और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। कॉन्टैक्ट डेटा हमें बताता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा यूजर्स नज़दीक आते हैं तो वो कितने वक्त के लिए पास खड़े थे, दोनों के बीच कितनी दूरियां थी अनुमानतः, और उनका जियोग्राफिकल लोकेशन जहां वो कॉन्टैक्ट में आए वो क्या था। सेल्फ असेसमेंट डेटा, इसमें आप ऐप की मदद से खुद में ही जान सकते हैं या सेल्फ असेस कर सकते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। लास्ट, लोकेशन डेटा, इस डेटा के तहत आपके जीपीएस लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है और जीपीएस लोकेशन की मदद से आपके जियोग्राफिकल पोजीशन को जाना जा सकता है। इस डेटा को किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है? इस ऐप में किसी भी यूज़र का नाम नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि उनकी एक यूनिक डिजिटल आईडी बनाई जाती है, जिसे हम डीआईडी कह सकते हैं। इसे बहुत सुरक्षित तरीके से स्टोर, ऑपरेट और मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये सारी डिटेल सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही मिल सकती है। अब हम समझेंगे इसके वर्किंग एप्लीकेशन के बारे में, यानी ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है। ये एप्लीकेशन असल में सिंड्रोमिक सर्विलेंस के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। सिंड्रोमिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी बीमारी जिसे उसके लक्षण के द्वारा पहचाना जा सके, और सर्विलेंस का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, यानी नज़दीकी तौर पे निरीक्षण करना या अवलोकन करना। ये ऐप कंटिन्यूअसली आपके प्रेजेंट लोकेशन से लेकर हर उस लोकेशन का डेटा रिकॉर्ड करती है जहां भी आप हर 15 मिनट में गए या रहे होंगे। क्या होता है जब 2 रजिस्टर्ड यूजर्स कांटेक्ट में आते हैं? जब 2 रजिस्टर्ड यूजर्स ब्लूटूथ रेंज यानी 10 मीटर से कम के रेंज में आते हैं तो उनकी डीआईडीज एक्सचेंज हो जाती हैं। साथ ही साथ उनका टाइम और जीपीएस लोकेशन भी रिकॉर्ड हो जाता है। और अगर इनमें से कोई भी रजिस्टर्ड यूजर्स कोरोना पॉजिटिव होता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सुरक्षित तरीके से अपलोड करके सर्वर में स्टोर कर दी जाती है, और इसी जानकारी की मदद से गवर्नमेंट वहाँ पे सैनिटाइजेशन प्रोसेस शुरू कर देती है। जो भी रजिस्टर्ड यूज़र कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, इस ऐप की मदद से उन सारी जगहों पर जहां की वो मरीज़ पिछले 14 दिनों में गया है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है
और वहाँ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। साथ ही साथ वहाँ के लोगों की काफ़ी अच्छी तरह से जांच की जाती है और उन एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है जहाँ पर कोरोना फैलने की संभावना बढ़ जाती है। डेटा रिटेंशन पॉलिसी यानी आपके डेटा को रिटेन कब तक किया जा सकता है। आपकी पर्सनल डेटा तभी तक रिकॉर्ड में या रिटेन रह सकती है जब तक आपका अकाउंट एग्जिस्ट करता है। पहले तो आपका डेटा स्टोर रहता था नॉर्मली 30 दिनों के लिए। अगर आप कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं तो वो डेटा रहता था 45 दिनों के लिए और अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो आपके ठीक होने के 60 दिन बाद तक वो डेटा रिटेन किया जा सकता था। इस ऐप के लिए एक नई प्रोटोकॉल भी बनाई गई थी। नेचर एग्जीक्यूटिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने सेटअप किया एक कमेटी जिसका नाम था एम्पावर्ड ग्रुप 9 ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट। उसने ऑडिट किया एक नया प्रोटोकॉल आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल जिसे डेवलप किया था इलेक्ट्रॉनिक एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। नए प्रोटोकॉल के तहत गवर्नमेंट आपके डेटा को 180 दिनों के लिए रिटेन या स्टोर कर सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति या यूज़र अपने डेमोग्राफिक डेटा को डिलीट करने का निवेदन करता है तो उसका पालन 30 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा। इसका एक सनसेट क्लॉज है, मतलब किसी भी कानून की अवधि तय करना कि वो कब तक एनफोर्समेंट में रहेगा। ये प्रोटोकॉल 6 महीने तक ही एनफोर्समेंट में रहेगा और 6 महीने के बाद इसे रिव्यू किया जाएगा और अगर ज़रूरत महसूस की गई तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम आते हैं इसके डेटा शेयरिंग पॉलिसी पर। एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर रिस्पॉन्सिबल होती है कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजिंग उन सारे डेटास के लिए जो आरोग्य सेतु ऐप ने कलेक्ट या रिकॉर्ड किए हैं। साथ ही साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को उन सारी एजेंसीज की लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ती है जिन्हें वो डेटा शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा एनआईसी सारी डेटास डी आइडेंटिफाइड फॉर्म में जिन्हें शेयर कर सकती है वो है हेल्थ मिनिस्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड लोकल गवर्नमेंट, National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authorities, Department of Central and State Government, other public health institution of central, state and local governments. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर थर्ड पार्टी से डेटा तभी शेयर कर सकती है जब किसी भी तरह के फॉर्मुलेशन या हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्स की ज़रूरत हो। उसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर रिसर्च पर्पस के लिए भी डेटा शेयर कर सकती है अगर वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो या ऐसी कोई रिसर्च एंटिटीज़ हो जो इंडिया में ही रजिस्टर्ड हो विद स्पेसिफिक परमिशन और अप्रूवल ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज। यानी किसी भी एक्सपर्ट कमेटी के स्पेसिफिक अप्रूवल के बिना ये डेटा शेयर नहीं किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एंड लीगल इश्यूज पर, यानी कुछ तकनीकी और कानूनी मुद्दों पर। अप्रैल 29 एंड मई 1, 2020 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसके तहत आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन सारे ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही साथ लोकल अथॉरिटीज से भी ये मांग की गई कि इस ऐप को 100% कवरेज कंटेनमेंट जोन में मिले। इन पूरे ही इश्यूज को लेकर केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर किया गया जिसमें जस्टिस पी गोपीनाथ ने कहा कि जिसके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं उनके लिए ये ऐप या इस ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार की सज़ा अनिवार्य ना की जाए। ऐसा माना जा रहा है कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूटिव डिग्री और फेडरलिज्म के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर खड़ा है। क्यों और कैसे?
ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी जो हुआ है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुआ है, जो किसी भी गवर्नमेंट को ये अधिकार या ऑथराइजेशन नहीं देता कि वो हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार राइट टू प्रिवेसी को लिमिट या इन्फ्रिंज कर सके, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है, या फिर उतना ही लिमिट कर सके जितना पब्लिक इंटरेस्ट या लोक हित के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैंडेटरी यूज ऑफ ऐप को प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पर बेस किया गया है, जिसका जिक्र हमें केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मिल जाता है। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमारा प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। पहला, लेजिस्लेटिव बैकिंग, जिसका मतलब होता है विधायी समर्थन। दूसरा, सुटेबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, मतलब समस्या की गहराई को समझना। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रिक्टो सेंसु, जिसका मतलब होता है बैलेंस बिटवीन राइट इन्फ्रिंज्ड एंड स्टेट लेजिटिमेट पर्पस। आम भाषा में कहें तो अधिकारों का उल्लंघन और राज्य के जायज उद्देश्य के बीच संतुलन होना बहुत अनिवार्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लोकहित के आड़ में हमारी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाए। जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा ने एक सेमिनार में कहा था कि कोई भी गाइडलाइन या प्रोटोकॉल सफिशिएंट लीगल बैकिंग नहीं कंसिडर की जाएगी। कोई भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हुआ या एपिडेमिक डिजीज एक्ट हुआ, ये एक स्पेसिफिक पर्पस या एक स्पेसिफिक रीजन को सॉल्व करने के लिए बना है। उसके अलावा अगर इन एक्ट की मदद से कोई और पर्पस सॉल्व किया जाता है तो उसे सफिशिएंट लीगल बैकिंग नहीं मानी जाएगी। मोरओवर, उनका ये भी कहना था कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी उनके व्यू में कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। आइए अब इस ऐप के सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। 3 मई 2020 के नोटिफिकेशन के हिसाब से आरोग्य सेतु ऐप का होना मैंडेटरी किया गया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। इस ऐप के ना होने पर किसी भी व्यक्ति को आईपीसी के धारा 188 के तहत 6 माह तक की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा अनिवार्य बताई है। 12 मई 2020 के नोटिफिकेशन के हिसाब से रेलवे मिनिस्ट्री ने उन सारे यात्रियों के लिए जो स्पेशल ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए इस ऐप का होना मैंडेटरी यानी अनिवार्य बताया है, वरना आईपीसी के धारा 188 के तहत 6 माह तक का जेल या 1000 तक के जुर्माने या दोनों की सज़ा अनिवार्य बताई है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जिन भी यात्रियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन पर किसी भी प्रकार का जुर्माना ना लगाया जाए। 26 मई 2020 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने सारे ही यात्रियों के लिए इस ऐप को मैंडेटरी कर दिया है। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया है कि इस ऐप की अनिवार्यता पर ढील सारे ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को दी गई है। यानी पहले ये ऐप मैंडेटरी था सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए, पर अब इसे मैंडेट या अनिवार्य नहीं किया गया है। इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि डेटा शेयरिंग, डेटा प्रोटेक्शन और किसी भी इंडिविजुअल का उसके डेटा पर कंट्रोल तभी कानूनी तौर पर जायज़ माना जाएगा जब कोई स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क या लीगल बैकिंग हो। इसलिए ऐसी अवस्था में ये ज़रूरी हो जाता है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पार्लियामेंट में अभी भी पेंडिंग पड़ा है, उसे पास किया जाए एक स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग के लिए। लास्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था 26 मई 2020, उसके हिसाब से 9 लाख से ज़्यादा नोटिफाइड यूज़र्स थे, जिसमें से करीब 24% यानी अनुमानतः 2.25 लाख यूज़र्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप इफ़ेक्टिव तो साबित हो रहा है इंडिया के 50% से भी ज़्यादा जनता पर। मेरी राय में
Extraordinary situations call for an extraordinary measures, but not at the cost of basic fundamental right. असाधारण स्थिति असाधारण उपायों को भी जन्म देती है, पर ध्यान रहे मूल्य अधिकारों के कीमत पर नहीं। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द अपडेट्स। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लीगल योद्धा के नाम से। उसके अलावा अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो नीचे हमें कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल